नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ब की बात करेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने एडजेक्टिव तक पढ़ाई किया है, जो बेसिक इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं। आज हम लोग वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। आइए वर्ब पर बात करते हैं। वर्ब वर्ब क्या है? वर्ब का हिंदी जो होता है वह क्रिया होता है। वर्ब का मतलब क्रिया होता है। लेकिन यह जो वर्ब टॉपिक है वो आप सोच नहीं सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमारा जो बॉडी होता है ना, और हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है, उसके बिना काम नहीं हो सकता है। हमारा बॉडी यूजलेस हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि किसी सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा तो वह सेंटेंस रह ही नहीं पाएगा। यानी कि वर्ब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और उसके बिना सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। उसके बिना हम लोग अपनी बात को किसी तक पहुंचा नहीं सकते। उसके बिना हम किसी की बात को समझ नहीं सकते। वो बहुत चीजों को डिफाइन करता है। तो आइए मैं उस वर्ब की बात करता हूं। हमारे 3 सेंटेंस पर आप गौर करिएगा प्यारे बच्चों। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। I am a teacher, मैं एक शिक्षक हूं। I am teaching। अब यहां पर एक चीज देखने को मिलता है, यदि हम सेंटेंस से हैव हटा दें, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हैव जो है वो क्या है, वर्ब है। तो यदि हम सेंटेंस से हैव हटा दिया हमने, और मैं बोल रहा हूं आई अ कार, आई अ कार, आई अ कार, आई अ कार, लेकिन इसे कोई सेंस नहीं निकल पा रहा है। ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर कहने वाला क्या कह रहा है। लेकिन जैसे ही मैं वो वर्ब का इस्तेमाल करता हूं हैव का, तो पता चल जाता है कि इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक कार है। यानी कि इस सेंटेंस से हमें क्या पता चला प्यारे बच्चों? इस सेंटेंस से हमें पोजीशन का पता चला। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। यानी कि वर्ब जो होता है वो किसी के पोजीशन यानी कि अधिकार के बारे में बात करता है। दूसरा, आई एम अ टीचर, यदि हम इसमें से एम को हटा दे प्यारे बच्चों, आई अ टीचर, आई अ टीचर, आई अ टीचर, इससे भी क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं। लेकिन जैसे ही मैं एम का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि इससे पता चला कि मैं कौन हूं, एक शिक्षक हूं। यानी कि इससे हमारा किसका पता चलता है? स्टेट का पता चलता है। स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था होता है। जैसे कि मैं शिक्षक हूं, आप स्टूडेंट हैं, वे लोग बूढ़े हैं, हम लोग जवान हैं, तो ये सब उसकी अवस्था का पता चलता है। यानी कि वर्ब जो है वो पोजीशन के बारे में भी बताता है, वर्ब जो है वह स्टेट के बारे में भी बताता है। अब हम यहां से टीचिंग वर्ड को हटा दें। अब मैं केवल बोल रहा हूं आई एम, आई एम, आई एम। क्या इससे हमारे एक्शन का पता चल रहा है? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं टीचिंग लिखूंगा यानी हमारे एक्शन का पता चलेगा। यानी कि वर्ब जो होता है वह एक्शन के बारे में भी बताता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि वर्ब वह शब्द है जो अधिकार के बारे में बताता है, जो अवस्था के बारे में बताता है, जो एक्शन के बारे में बताता है, उसको वर्ब करते हैं। यानी कि यदि हम लोग इसका इंग्लिश डेफिनेशन बोलना चाहें तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन, पोजीशन और स्टेट को बताता है। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अ वर्ब is a word that tells about action, position and state। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया था और एग्जाम्पल से हमने डेफिनेशन तक पहुंचने का काम किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आप इसे लिखना चाहें तो बेशक आप इसे लिख सकते हैं।
आइए अब हम लोग इसके काइंड्स के बारे में बात करते हैं कि वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। इस चीज को जरूर अपने फेयर कॉपी में, किसी एक नोट्स कॉपी में जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि मैं जो भी चीज को पढ़ा रहा हूँ लगातार पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ टॉपिक को लिख करके कुछ चीज को छोड़ करके, ऐसा मेरा काम नहीं है और मैं नहीं कर रहा हूँ। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग वर्ब के काइंड्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों, वर्ब का जो काइंड्स होता है मोस्टली ऐसा माना जाता है कि दो प्रकार का होता है। एक मेन वर्ब होता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब इसका दूसरा नाम भी होता है। मेन वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यानी कि दो प्रकार के वर्ब, एक मेन वर्ब और एक प्रिंसिपल वर्ब। इसको हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्रिया, और इसको ऑक्सिलरी वर्ब को बोला जाता है सहायक क्रिया। तो आज हम लोग मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया की बात करेंगे। पहले आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि मुख्य क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है। आइए जैसे देखिए, ही इज रीडिंग। ही इज रीडिंग। अब प्यारे बच्चों, यदि हम लोग इसमें से इज को हटा दें, इज को हटा दें, इज हमने हटा दिया और हम इसको पढ़े ही रीडिंग, ही रीडिंग, कुछ ना कुछ हमें पता चल रहा है कि जो वह है उसका एक्शन क्या हो रहा है? रीडिंग का। वो कौन सा एक्शन कर रहा है? पढ़ने का एक्शन कर रहा है। वो कोई काम कर रहा है और वो काम का नाम क्या है? कि वो पढ़ रहा है। यानी कि जब हम इज नहीं भी इस्तेमाल किए फिर भी किसी के एक्शन के बारे में पता चल गया। यानी कि हम लोगों ने इज का बिना इस्तेमाल किए भी सेंटेंस के सेंस को समझ पाए। लेकिन प्यारे बच्चों, वही यदि हम लोग रीडिंग को हटा दें और इज का इस्तेमाल कर लें, ही इज, लेकिन अगला का एक्शन के बारे में पता नहीं चलता है। और हम सबको ये पता होना चाहिए कि जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा किसी के एक्शन के बारे में जरूर बताता है, या पोजीशन के बारे में जरूर बताता है, या फिर स्टेट के बारे में जरूर बताता है, लेकिन ही इज से कुछ पता चल ही नहीं रहा है। यानी कि जब हम लोग पूरा सेंटेंस लिखेंगे ही इज रीडिंग, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो इज होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा और रीडिंग जो होगा वो क्या होगा? मेन वर्ब होगा। तो आपको समझने में यह दिक्कत नहीं आई होगी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाइएगा जब मैं आपको अगला सेंटेंस लिखूंगा तो, लेकिन जो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जिनको इरिटेशन महसूस होगा, उनके लिए जगह शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं चीजों को बहुत क्लियरली पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा उन आगे टॉपिक्स पर भी बात करूंगा जो थोड़ा समझने के लिए मुश्किल भी आ सकती है, लेकिन चिंता नहीं करना है, मैं समझा करके ही छोड़ूंगा। तो आइए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ही इज अ डॉक्टर, तब यहां पर मेन वर्ब क्या होगा? क्योंकि बिना मेन वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो अब यहाँ पर केवल और केवल जो है इकलौता वर्ब इज ही है, इज के अलावा कोई वर्ब नहीं है। तो जब वैसे तो मैंने ऊपर में बात किया कि इज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग जो है मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही वर्ब है, इस वर्ब के अलावा तो कोई दूसरा वर्ब है नहीं हमारे पास। तो यही वर्ब जो होता है वो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? मेन वर्ब बन जाता है। जब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, यदि सेंटेंस में अकेले आए, उसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं आए, तो प्यारे बच्चों आप सबको समझ जाना चाहिए कि वही मेन वर्ब है। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड के बाद फिर दूसरा एक वर्ड आए, दूसरा एक एक्शन वर्ड आए, तब वो एक्शन वर्ड मेन वर्ब बन जाता है। और ये इज, एम, आर, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में आते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए 5 बारी से पढ़िएगा, 5 बारी से सुनिएगा हमारे वीडियो को, फिर भी नहीं समझ में आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा। आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए अब सेंटेंस के माध्यम से तो हम लोगों ने समझ लिया। आइए आपके पास आपको 2 क्वेश्चन मैं देता हूं और आप फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं, मैं देख रहा हूं। चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है, यू आर माई फ्रेंड,
यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इसमें मेन वर्ब क्या है, तो इसमें केवल और केवल इकलौता वर्ड जो है आर है और यही हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में यदि पूछे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, तब इसमें हमारा मेन वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लेइंग होगा, और इज जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में चीजों को समझ पाए होंगे। मेन वर्ब का हमारा डेफिनेशन वह होगा कि मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो सेंटेंस में जरूरी ही होता है, उसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आ भी सकता है और सेंटेंस में नहीं भी हो सकता है, उससे कोई सेंटेंस को फर्क नहीं पड़ता है, केवल वो मदद करने के लिए होता है। तो आइए आप सबके लिए मैं डेफिनेशन को लिख देता हूं कि मेन वर्ब का डेफिनेशन हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन क्या होगा। वैसे तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन इसे जरूर अपने कॉपी में लिखिएगा कि मेन वर्ब का हमारा डेफिनेशन क्या होगा। तो आइए लिखते हैं, अब which is must be used in the sentence is called main verb, is called main verb। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, he is teaching, वह पढ़ा रहा है, यहाँ पर टीचिंग जो होगा वो मेन वर्ब हो जाएगा। यदि हम लोग ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अभाव that assists the sentence is called हेल्पिंग वर्ब। तो आप समझ चुके होंगे कि हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन जो असिस्टेंट का काम करता है, बस वो बस मदद करने का काम करता है, हेल्प करने का काम करता है, उसको हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब होता है उसके बिना सेंटेंस अधूरा रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बनाइएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आज ये जो आपने वर्ब के डेफिनेशन को समझा, उसके दोनों काइंड्स को समझा और दोनों काइंड्स के डेफिनेशन को लिखा और समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी हद तक मदद करेगी। अगला वीडियो में आप इंतजार करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग मेन वर्ब के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेन वर्ब के दो काइंड्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर फाइनाइट वर्ब के दो काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन काइंड्स होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के थ्री काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के भी तीन काइंड्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, सेमी मॉडल। और उसमें भी प्राइमरी मॉडल में भी तीन प्रकार होते हैं, बी होता है, डू होता है, हैव होता है। बी में 5 होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर होता है। डू में 3 होता है, डू, डज, डिड होता है। उसके अलावा हैव में हैज, हैव, हैड होता है। उसके बाद मॉडल वर्ब आता है। मॉडल वर्ब के भी 10 काइंड्स होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, आउट, टू, मस्ट। उसके बाद सेमी मॉडल, जिसमें नीड, डेयर और यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है। उन सभी चीजों को प्यारे बच्चों समझेंगे, सीखेंगे। एक वीडियो में ये चीजें संभव नहीं है, नहीं तो आपको ये चीजें बोरिंग लग सकती हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ और आप तक ये मदद पहुंचा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।